चलिए, गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने कल छोड़ा था और स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको एक पावर पॉइंट फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें एक पावर पॉइंट में आपको दिखाया था मैंने, और उसमें देखिए कि कल टाइम ओवर हो गया था। जहां पे हमारा छूट गया था उसके आगे ही मैं कंटिन्यू करूंगा, और किसी को अगर कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा मुझसे, क्योंकि फंक्शन है, थोड़ा सा टफ है। थोड़ा सा आपको हो सकता है कुछ चीजें इसमें समझ में ना आई हो, तो मुझे ऐसे पता नहीं चलेगा, तो इसलिए जरूरी है कि आप इंश्योर करें, मुझे बताएं। तो कल वाली क्लास में, गुड आफ्टरनून क्लास, कल वाली क्लास में हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप देखिए कि यस सर। कल मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन के बारे में, फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। ठीक, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, और फंक्शन प्रोटोटाइप भी मैंने बताया था। ठीक है, तो उसी के आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। फंक्शन डेफिनेशन आपको समझ गया, फंक्शन की बॉडी बनाना, फंक्शन का टास्क डिफाइन करना हम फंक्शन डेफिनेशन में यूज करते हैं, और ये एग्जांपल था फंक्शन डेफिनेशन का जो हमने कल कर लिया था। आज हम करेंगे क्या होता है कॉलिंग फंक्शन और क्या होता है कॉल्ड फंक्शन। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैंने कल आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, बताया था। इसमें देखिए कॉलिंग फंक्शन क्या होता है। हाँ कॉलिंग फंक्शन हम उस फंक्शन को कहते हैं, जैसे ये मेन है आपका, ये पूरा कोडिंग अभी तक जितना भी प्रोग्राम आपने बनाया सभी में मेन यूज किया है। अब इस मेन के अंदर हमने देखिए एक अलग फंक्शन कॉल किया जिसका नाम है एडिशन। ये जो फंक्शन है एडिशन। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इस फंक्शन को हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो किसी हेडर फाइल में नहीं गिवन है, इसलिए यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ पर लिखी है। ये है इस फंक्शन की डेफिनेशन पूरी, इसे हम कहेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा तो यस। उस प्रोग्राम में जब ये फंक्शन मिलेगा तो ये जंप कर जाएगा अपनी डेफिनेशन पे, जहां भी इसकी डेफिनेशन होगी प्रोग्राम वहां पर जंप करेगा। ठीक, अब जो मेन के अंदर जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन को जहां पे कॉल किया जाता है उस फंक्शन को हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। और कॉलिंग फंक्शन हमेशा जो है मेन फंक्शन बॉडी के अंदर डिफाइन किया जाता है, वहां पे कॉल किया जाता है। और फंक्शन की जो बॉडी होती है, फंक्शन का जो टास्क होता है, वो मेन बॉडी मेन फंक्शन के बाहर कहीं डिफाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मेन फंक्शन एडिशन फंक्शन की बॉडी को डिफाइन किया गया है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन कहलाएगा। इसे हम कहते हैं कॉल्ड फंक्शन। कॉल फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन, तो जब मेन के अंदर आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो अपनी बॉडी को डिफाइन, जो डिफाइन बॉडी है उसको कॉल कर लेता है। इसी को हम कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। और यस। कॉल्ड फंक्शन विच हैज अ डेफिनेशन, जिसमें डेफिनेशन होती है, जो कि उसकी खुद की बॉडी होती है, उसे हम कॉल्ड फंक्शन कहते हैं। ठीक, तो ये यस। आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलिंग फंक्शन किसे कहते हैं और कॉल्ड फंक्शन किसे कहते हैं। कॉल फंक्शन। यस। ठीक है, तो एक दो लाइन में पढ़ देता हूं आपको समझने के लिए। देखिए, द नेम ऑफ अ फंक्शन इनसाइड अ मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर जो फंक्शन का नाम आप लिखते हैं, जहां से वो फंक्शन कॉल होता है, उसे हम कॉलिंग फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेन के अंदर जो एडिशन आपने लिखा है ये कॉलिंग फंक्शन है, तो जब ये मिलेगा तो ये अपनी बॉडी को कॉल करेगा। तो द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन वेयर एग्जैक्टली अ टास्क ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज कॉल्ड फंक्शन। ठीक, यस सर। ये कॉलिंग हो गया, कॉल्ड फंक्शन में डिफरेंस आप समझ गए। आगे देखते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स किसे कहते हैं या फंक्शन पैरामीटर्स किसे कहते हैं। हालांकि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज है, एक दूसरे को सिनोनिम है ये दोनों ही। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे आर्ग्यूमेंट्स या फंक्शन पैरामीटर क्या होता है। अगर आपको याद हो, अगर मैं पीछे लेके जाऊं स्लाइड को, तो पीछे देखिए फंक्शन, जहां पे मैंने डेफिनेशन लिखा है फंक्शन का, यहां पर मैंने लिखा है फंक्शन आर्ग्यूमेंट। ठीक,
तो ये होते क्या है आर्ग्यूमेंट, इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या होता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट और क्या होता है फंक्शन पैरामीटर। तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो इनपुट्स जो आप फंक्शन में पास करेंगे वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। यानी फंक्शंस किसी वैल्यू को कैसे रीड कर पाते हैं, तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से रीड कर पाते हैं। फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट्स होता है वही एज अ इनपुट फंक्शन में पहुंचता है। ठीक। A function must declare variables to accept pass argument of variable that accept function argument known as function parameter। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए क्या होता है फंक्शन आर्ग्यूमेंट। पहले एक चीज और, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के टाइप्स की बात करते हैं। पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप समझिएगा इस चीज को। मैंने लिखा यहाँ पर void main। एक फंक्शन मैंने बनाया FIET। ठीक, ये जो फंक्शन है ये कहलाएगा कॉलिंग फंक्शन। Call function. ठीक, इस फंक्शन की जो बॉडी है Calling कहीं function. बाहर डिफाइन होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने बाहर डिफाइन कर दिया एक फंक्शन और इसकी बॉडी है ये। By default. इसमें मैं लिख दे रहा हूँ Body of default. हाँ, User बॉडी ऑफ यूजर default. डिफाइंड फंक्शन। ठीक, तो जब ये कॉल होगा फंक्शन, तो जब मेन से स्टार्टिंग होता है, कोई भी कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा मेन से, तो मेन से जब Means. स्टार्ट होगा इसके अंदर एक फंक्शन आपको मिलेगा। ये क्या करेगा, ये जंप कर जाएगा अपने बॉडी पे यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, आप देखिए इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर इस वाले एरिया में इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में जो भी लिखा जाता है हम उसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट या Yes. Argument. पैरामीटर्स। ठीक, तो ये कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स। यानी कि फंक्शन के बॉडी के अंदर, इस फंक्शन बॉडी नहीं, फंक्शन के इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो चीज आप पास करते हैं हम उन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर। ठीक, तो इसके अंदर मान लीजिए अगर मैं Yes. यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेता हूँ, मैंने लिया इंट a, b। मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए a, b, और a में स्टोर कर दिया 10, b में स्टोर कर दिया 20, ऐसे। ठीक, Yes, sir. क्या होगा इस केस में, इस केस में अब मैं क्या करूंगा, इस FIT में मैं पास करूंगा a, b। तो जो आपको a, b दिखाई दे रहा है एक्चुअल में वो यही दोनों वेरिएबल्स हैं, उन्हीं का नाम मैंने पास किया है। Yes. तो ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाएगा आर्ग्यूमेंट। इसी को हम क्या कहेंगे, Argument. हाँ आर्ग्यूमेंट Argument. कहेंगे। तो ये हमारा बेसिकली आर्ग्यूमेंट है। लेकिन जब कॉलिंग फंक्शन में जितने आर्ग्यूमेंट्स आपने दिए हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट आपके कॉल्ड फंक्शन में भी होना चाहिए। ये कॉल्ड फंक्शन है, इसे हम कॉल्ड फंक्शन कहेंगे। Yes, तो sir. जितने आर्ग्यूमेंट्स कॉलिंग फंक्शन में होते हैं उतने आर्ग्यूमेंट्स कॉल्ड फंक्शन में होने चाहिए। तो इसमें लिखूंगा मैं इंट x, इंट y, ऐसे। आप यहाँ पे इंट a, इंट b भी दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। दिख रहा है सभी को, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा बीच में नेटवर्क की आज प्रॉब्लम है। नजर आ रहा है सभी को, सर दिख रहा है। Yes, sir. आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है ये कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉल्ड फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पर मैंने लिखी है वो क्या है, इसे आप क्या कहेंगे, इसे, ये है आपका
PARAMET या पैरामीटर, आर्गुमेंट या फिर हम इसे कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट। या आर्गुमेंट इन दोनों में से आप कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। ये है आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर। और जो कॉलिंग फंक्शन है उसके अंदर तो जो लिखा आपने लिखा ही, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है, ये जो कॉल्ड फंक्शन के अंदर है, हम इन्हें क्या कहेंगे, इससे ये भी पैरामीटर है। तो फंक्शन के ये भी फंक्शन, ये भी आर्गुमेंट है, ये भी आर्गुमेंट है। ध्यान रखने वाली बात है कि इन दोनों आर्गुमेंट में अलग अलग डिफरेंशिएट करने के लिए हम इन्हें कहते हैं ACTUL, एक्चुअल। हम इन्हें कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक, तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं। और जो नीचे है हम इन्हें कहेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ये है फॉर्मल आर्गुमेंट्स। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअल आर्गुमेंट है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक, तो आप देखिए कि कॉलिंग फंक्शन यहां पर लिखा है मैंने, कॉल्ड फंक्शन ये पूरा है। अब ध्यान देने वाली बात है, इस कॉलिंग फंक्शन के अंदर इस स्मॉल ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा जाता है उसे कहा जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट, और जो कॉल्ड फंक्शन में यानी फंक्शन की बॉडी में, फंक्शन के डेफिनेशन में जो आर्गुमेंट्स लिखे जाते हैं हम उन्हें कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक, तो ये आपका फॉर्मल आर्गुमेंट्स है जो येलो कलर से मैंने दिखाया है हाईलाइट करते हुए, और ये जो ग्रीन वाला दिखा रहा हूं मैं ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना है आपको, एक चीज और यहाँ पे जो आपको नोटिस करनी है वो है कि नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स ठीक, पहला पॉइंट आपको समझ में आया? क्या लिखा मैंने, क्या लिखा है? हाँ, नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट के बराबर होना चाहिए हमेशा, हमेशा एग्जैक्टली यानी कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स की जो संख्या है वो इक्वल होनी चाहिए हमेशा। ठीक, दोनों ही, नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि जो डेटा टाइप होना चाहिए, डेटा टाइप ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट मस्ट मैच देखिए मैंने क्या लिखा, जो डेटा टाइप है फॉर्मल आर्गुमेंट्स का वो मस्ट मैच, जरूर मैच होना चाहिए किसके डेटा टाइप से, एक्चुअल आर्गुमेंट्स के डेटा टाइप से। तो डेटा टाइप ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स मस्ट मैच विद एक्चुअल आर्गुमेंट्स वेरिएबल्स डेटा टाइप। अब आप देखिए ए का डेटा टाइप क्या है, यहाँ पे ए का डेटा टाइप, एक वेरिएबल है, ए का डेटा टाइप है इंटीजर, बी का डेटा टाइप भी इंटीजर है। तो ए और बी का जो डेटा टाइप है वो दोनों ही इंटीजर है। ठीक, इसलिए जो फॉर्मल आर्गुमेंट्स है, यहां भी मैंने दो वेरिएबल्स दिए, दोनों का नाम आपको जरूरी नहीं, मैं यहाँ पे एक्स और वाई भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। हाँ, क्लास बीच में डिस्कनेक्टिविटी हो रही है आज, पता नहीं प्रॉब्लम है सिस्टम में, तो कोई नहीं, हम कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं दोबारा से। यस सर। देखिए मैं अभी आपको बता रहा था कि
फॉर्मल आर्गुमेंट्स और एक्चुअल आर्गुमेंट्स के जो नंबर हैं, जो संख्या है, वो इक्वल होनी चाहिए. नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स. और दूसरा, डेटा टाइप जो फॉर्मल आर्गुमेंट का है वो मस्ट मैच विद द एक्चुअल आर्गुमेंट्स वेरिएबल्स डेटा टाइप. यानी जो वेरिएबल x है उसका डेटा टाइप और वेरिएबल y का डेटा टाइप a और b के डेटा टाइप के इक्वल होना चाहिए. a और b का डेटा टाइप आप यहाँ देखिए इंटीजर. ठीक, यस सर. इंटीजर दिया है. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इस फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होगा वो कैसा बनेगा? इस फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसा बनेगा? फंक्शन का प्रोटोटाइप बनेगा void fit और ब्रैकेट में हम पास करेंगे int कॉमा int और सेमीकोलन. ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है. यस सर. प्रोटोटाइप है. देखिए, प्रोटोटाइप फंक्शन की बॉडी नहीं होती है, हम लोगों ने पढ़ा था. और दूसरी चीज, जो फंक्शन के अंदर जितने आर्गुमेंट्स आपको देने हैं इस पेरेंथेसिस के ब्रैकेट में, उतने आपको डेटा टाइप यहाँ पे लिखने पड़ेंगे और उस टाइप का डेटा टाइप लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी मैं इसका एक एक्सरसाइज करवाऊंगा, फिर आपको समझाता हूँ इसमें. अगला देखते हैं. Oh no. अब देखो कि कितने टाइप के आर्गुमेंट्स होते हैं. अभी मैंने आपको बताया 2 टाइप के आर्गुमेंट्स होते हैं फंक्शंस यस सर. में. एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल. फॉर्मल आर्गुमेंट. एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहाँ पर होता है? दिस इज द आर्गुमेंट विच इज यूज्ड इन फंक्शन कॉल. ठीक, जहां पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, कॉलिंग फंक्शन में. ठीक. यस सर. और फॉर्मल आर्गुमेंट्स होता है जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन होती है कॉल्ड फंक्शन के अंदर. कॉल फंक्शन के अंदर. तो कॉल्ड फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे फॉर्मल आर्गुमेंट्स, और कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स. ठीक है, Actual argument. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये है एग्जाम्पल. देखिए, यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा है, ये मेन वाला कोड है. इस कोड में एक बस सिंपली लिखा है int main. अब देखिए, void नहीं लिखा है, तो void नहीं लिखा है मतलब है मेन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखा है. ठीक, और इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है add. आप इस पे ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे void लिख देंगे तो भी चलेगा. हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऐड एक फंक्शन है. ऐड के अंदर 2 आर्गुमेंट्स हैं 10, 20. तो ये जो आर्गुमेंट्स हैं इन्हें हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल आर्गुमेंट. ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कॉलिंग फंक्शन या फंक्शन कॉल. इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर है. फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है. ठीक, तो यहाँ पे फंक्शन जंप करेगा. इस फंक्शन में देखिए हमने लिखा है void add, इसी फंक्शन का नाम, और इसके अंदर भी मैंने 2 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, num1 num2, और दोनों का डेटा टाइप. जब हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स लेते हैं तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स में डेटा टाइप भी देना पड़ता है. ठीक, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपने 10 पास किया है, 10 इंटीजर टाइप का है तो हमने ले लिया int num1, और ये 20 भी इंटीजर टाइप का है तो हमने ले लिया int num2. अब ये वाला 10 जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन यहाँ पर सेव हो जाएगा 10 num1 के अंदर, और ये 20 सेव हो जाएगा num2 के अंदर. ठीक, और ये फंक्शन की बॉडी है, जो भी टास्क आपको परफॉर्म करना है वो आप इसमें लिख देंगे. ठीक है, तो ये चीज है आपका आर्गुमेंट पैरामीटर. बेसिकली एक्चुअल पैरामीटर किसे कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर किसे कहते हैं, या एक्चुअल आर्गुमेंट्स और फॉर्मल आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे. फंक्शन कॉल के अंदर या कॉलिंग फंक्शन के अंदर लिखे हुए आर्गुमेंट्स एक्चुअल आर्गुमेंट्स कहलाते हैं, और जो कॉल्ड फंक्शन होता है या फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर. फंक्शन के अंदर जो होते हैं वो फॉर्मल. हाँ, अब देखिए कैटेगरीज कितनी होती है फंक्शन की कैटेगरीज देखते हैं. इसके बाद इसी को मैं थोड़ा सा समझाऊंगा फंक्शन कैटेगरीज को. तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप एंड आर्गुमेंट्स, फंक्शन के पास 2 चीजें होती हैं. देखो, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा था, फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है जो कोई डेटा टाइप होगा, और फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स होते हैं और नहीं भी हो सकते. तो यानी कि रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट के बेसिस पे हम लोग फंक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं फॉलोइंग पार्ट्स में, यानी 4 पार्ट में. नंबर 1, पहला है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू. ऐसे फंक्शन जिनमें कोई आर्गुमेंट नहीं है. देखिए यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है और इनका रिटर्न टाइप भी कुछ नहीं है. तो जब रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है तो उसमें हम void लिखते हैं.
तो पहली कैटेगरी हो गई फंक्शन यस की, सर। ऐसे फंक्शंस जिनका रिटर्न टाइप वॉइड हो यानी नो रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट भी ना हो। देखिए कोई आर्गुमेंट नहीं है, पहली कैटेगरी हुई फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरी कैटेगरी देखिए, दूसरी कैटेगरी है फंक्शन विद आर्गुमेंट, इसके अंदर आर्गुमेंट तो है लेकिन इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है ये, लेकिन इसमें आर्गुमेंट है। तो दूसरी कैटेगरी हो गई फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। ठीक है, दूसरी कैटेगरी ये नो होती है। रिटर्न वैल्यू। तीसरी कैटेगरी क्या है, तीसरी कैटेगरी में हमने देखा कि फंक्शन रिटर्न वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है लेकिन इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं, यानी कि फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न अ वैल्यू, तीसरी कैटेगरी। और चौथी कैटेगरी है, चौथी और आखिरी कैटेगरी हम कंसिडर करेंगे ऐसे फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट भी है और वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, इंट और इंट। तो फंक्शन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न टाइप एंड आर्ग्यूमेंट। पहली कैटेगरी होगी ऐसे फंक्शंस की जो ना तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे, मतलब उनका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, और ना ही उनके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट होगा। दूसरी कैटेगरी होगी ऐसे फंक्शंस जो कोई वैल्यू तो रिटर्न नहीं कर रहे होंगे लेकिन उनके अंदर आर्ग्यूमेंट होगा। तीसरी कैटेगरी ऐसे फंक्शंस जो कोई वैल्यू तो रिटर्न कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं है। और चौथी कैटेगरी वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट भी है उनके अंदर। तो कुल मिला के हम फंक्शन को रिटर्न टाइप और आर्गुमेंट के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, और ध्यान रखने वाली बात है ये जो कैटेगरीज है ये कैटेगरीज आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन की है, यूडीएफ में लिख रहा हूं। यूडीएफ का मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 4 तरीके की कैटेगरीज होती है फंक्शन। ठीक, अब हम लोग ये तो खैर स्किप करूंगा इस वाले पार्ट को, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, आपको याद है कि मैंने आपको एक वेबसाइट बताई थी जिसमें मैं कॉलेज के नोट्स देता हूं, प्रोवाइड करता हूं, सभी को पता है? नो सर। एक वेबसाइट है, अगर आप, मैंने ग्रुप पे डाला था, हो सकता है कि आपके पास वो नहीं पहुंचा हो। ये है, सब लोग नोट कर लेंगे इस लिंक को। किधर लिख दिया? ये क्लास में मैंने बताया भी था आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है लिंक, कहाँ से? आप पेस्ट कर रहा हूँ, अभी हो जाएगा। ये है लिंक, देखिए। http इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना रिमेम्बर रखिए, sites.google। google.com बियर ब्राउज़र जो भी रन कर रहे हैं, जो भी चला रहे हैं। तो जब अगर आप ये इंटरनेट पे, आप ब्राउजर पे, जैसे आप जहाँ पे गूगल खोलते हैं वहां पे अगर आप ये टाइप करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं ये टाइप करूंगा तो ये पेज आपको दिखाई देगा, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आपको सारे यूनिट्स दिखाई देंगे जिसमें से हमारा यूनिट 3 चल रहा है। ठीक, तो जब आप यूनिट 3 पे क्लिक करेंगे तो आपको ये यूनिट 3 का जो सिलेबस है आपके एग्जाम में आने वाला वो दिखेगा ऊपर, और नीचे वो कंटेंट जो हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट में। ठीक, इसी में एक पार्ट है, आप अगर देखिएगा बाद में, यही जो मैंने अभी आपको पावर पॉइंट पे पढ़ाया, टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन सी, कैटेगरीज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो 4 टाइप की कैटेगरीज आपने देखी। ठीक, पहली कैटेगरी देखिए क्या लिखा हुआ है, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। ऐसे फंक्शंस जिसमें ना तो कोई आर्गुमेंट है ना ही कोई रिटर्न वैल्यू है। अब आप इस फंक्शन का सिंटेक्स देखिए। फंक्शन में 3 चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन को हम कॉल करते हैं मेन के अंदर, और फंक्शन की डेफिनेशन। 3 चीजें होती हैं, डिक्लेरेशन, कॉल और डेफिनेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है प्रोटोटाइप, यानी फंक्शन का प्रोटोटाइप, कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो
फंक्शन डिक्लेरेशन देखिए कहाँ पर है। फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने लिखा है ऐसे फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं है, ना ही वो कोई रिटर्न कर रहा है वैल्यू। उसका प्रोटोटाइप कैसा बनेगा? प्रोटोटाइप बनेगा वॉइड और फंक्शन का नाम और ब्रैकेट में कुछ भी खाली रहेगा, एम्प्टी। ठीक, अब हमारे पास अभी 10 मिनट रिमेनिंग रह गए हैं। ऐसा है कि अभी ये जब खत्म होगा ना, अभी टाइम, तो हम दोबारा से थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, इसको खत्म करेंगे आज। ठीक है, तो ये खत्म होने के बाद मैं दोबारा ऑनलाइन हो जाऊंगा थोड़ी देर में। अभी जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब तो आप लोग दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे। कोई क्लास तो नहीं है अभी? नो सर। तो दोबारा हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ये वाला पार्ट आज खत्म कर देता हूं मैं। तो देखिए पहली कैटेगरी हो गई, ठीक, जिसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है और कोई आर्गुमेंट नहीं है। दूसरी कैटेगरी देखिए, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। ऐसे फंक्शन होते हैं, इस टाइप के फंक्शन ऐसे लिखे जाते हैं, उनका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है, वॉइड और फंक्शन का नाम, लेकिन उनमें कोई ना कोई आर्गुमेंट आता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल कराऊंगा आपको, एक 2 नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम कराऊंगा अभी। चारों मेथड से करके देखेंगे हम लोग। तीसरी कैटेगरी देखिए, ऐसे फंक्शन जिसमें कोई आर्गुमेंट भी ना हो लेकिन वो वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। उसका प्रोटोटाइप होता है रिटर्न टाइप, कुछ ना कुछ रहेगा, फंक्शन का नाम और ये हिस्सा खाली रहेगा, जो पैरामीटर वाला पार्ट है वो एम्प्टी रहेगा। ठीक, फिर आता है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू। ऐसे फंक्शन जो वैल्यू भी रिटर्न कर रहे हैं और उसके अंदर आर्गुमेंट भी होगा। ठीक है, तो यही आज हम लोग करेंगे, कॉल बाय वैल्यू। ये वाला पार्ट मैं कल कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग इसी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब मैं एक प्रोग्राम कराता हूँ आपको। ठीक है, प्रोग्राम को समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इन 4 कैटेगरीज को समझिए। 4 कैटेगरीज का एक 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम बनाऊंगा मैं, उसे आपको देखना है और समझना है। चलिए, अब 2 नंबर के लिए मैं 2 वेरिएबल दे रहा हूं, a कॉमा b। ठीक, पहली कैटेगरी कौन सी है फंक्शन की? पहली कैटेगरी है नो आर्गुमेंट, नो आर्गुमेंट और नो रिटर्न टाइप। ठीक है, यस सर। यह पहली कैटेगरी है जिसमें कोई आर्गुमेंट भी नहीं होगा, ना ही वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूं। मैंने 2 वेरिएबल लिया, इंट a कॉमा b, और मैंने a में स्टोर कर दिया 10, b में स्टोर कर दिया 20। एक फंक्शन मैंने कॉल किया सम, जिसका नाम है, या इसका नाम हम ऐड भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप इसका नाम। इसके अंदर मैंने, हालांकि पैरामीटर पास नहीं करेंगे क्योंकि पहला कैटेगरी मैंने ऐसा बनाया है जिसमें कोई पैरामीटर भी नहीं है। मुझे बताओ ये प्रोग्राम सही चलेगा या इसमें कोई एरर आएगी? हाँ सर, वो वॉइड मेन में पैरामीटर से भरना नहीं भर सकते। नहीं हो सकता, भरेंगे ना तभी तो। इसका प्रोटोटाइप मैंने नहीं बनाया है। यस सर। और मैंने कल बताया था आपको, अगर जो है कोई फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन मेन के नीचे अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो उसका प्रोटोटाइप भी बनेगा। तो इसलिए इसका प्रोटोटाइप भी बनाना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि प्रोटोटाइप कैसे बनेगा इसका? क्या लिखूं? इसका प्रोटोटाइप कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे? देखिए मेन के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा वॉइड ऐड और सेमीकोलन। ये इस फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ठीक सर, ये प्रोटोटाइप है।
प्रोटोटाइप बनाना बहुत आसान है। देखो प्रोटोटाइप आप बाद में बना दो, पहले फंक्शन लिख लो। फंक्शन का जो पहला लाइन जो भी आप लिखोगे वही प्रोटोटाइप बना दिया जाता है सिंपली ऊपर मेन के, बस। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप अगर बनाना हो तो आप फंक्शन देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, पहली लाइन वही प्रोटोटाइप में हम सेम लिख देते हैं, बस उसकी बॉडी नहीं होती प्रोटोटाइप की। अब इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूं, देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। क्या है आउटपुट? 30। सम इज इक्वल्स टू 30। तो देखो कि इसमें मेन के अंदर मैंने कोई कोडिंग नहीं की है, बस एक फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है ऐड। ठीक, ये कॉलिंग फंक्शन है, ये कॉलिंग फंक्शन है। इसमें आर्गुमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 0। 0 का मतलब एम्प्टी। ठीक, और कौन सा आर्गुमेंट इसके अंदर होगा, एक्चुअल या फॉर्मल? सर इसमें एक्चुअल हुआ, एक्चुअल होगा, तो नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स इज 0। ठीक, कॉलिंग फंक्शन में। ये कॉल्ड फंक्शन है 0। ये है कॉल्ड फंक्शन। कॉल्ड फंक्शन के अंदर नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट्स कितने हैं? सर इसमें एम्प्टी है, इसमें भी एम्प्टी है, और ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। अब देखिए कि इसमें नंबर ऑफ फॉर्मल आर्गुमेंट 0 है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो जब एक्चुअल आर्गुमेंट 0 है तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी 0 होगा, यानी अगर फॉर्मल आर्गुमेंट्स नहीं है कुछ भी तो आप यहाँ भी कुछ पास नहीं करेंगे। ठीक, ये तो इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, ये आर्गुमेंट्स नहीं, आर्गुमेंट्स हमेशा इसके अंदर होता है, इनके अंदर। ठीक है, तो देखिए हमने ऐड कॉल किया और अपने आप ये जंप कर गया, इसने आउटपुट दे दिया। तो ये जो फंक्शन की कैटेगरी है, ये किस कैटेगरी का फंक्शन हुआ? ये कैटेगरी नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। हाँ, तो ये होगा नो रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, नो आर्गुमेंट। ठीक, तो ये पहली कैटेगरी हमने कर ली। ऐसे फंक्शंस जो ना तो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना ही कोई आर्गुमेंट है, ये हो गया। समझ में आ गया पहला? अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिसके अंदर, दूसरी कैटेगरी मैंने क्या लिया था, नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप, बट रिटर्न वैल्यू। आर्गुमेंट तो नहीं होगा लेकिन ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, रिटर्न वैल्यू। ठीक, तो इसके लिए करते हैं नो आर्गुमेंट। अब यहां पर मान लीजिए मैंने लिखा, अब इस प्रोग्राम को समझिएगा, int c इज इक्वल्स टू n, और मैंने यहां लिखा, ये लाइन उठा के मैंने ऊपर पेस्ट कर दी, कट किया, यहां पर पेस्ट कर दिया। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिखा जाए? अब इस केस में देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट 0 है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अगर आपने फंक्शन को ऐसे लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा जो सी में स्टोर होगा। तो इसका रिटर्न टाइप क्या लिखा जाए? इसका रिटर्न टाइप वो होगा जो सी का होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो आप सी में स्टोर करेंगे। तो इसका रिटर्न टाइप वही होना चाहिए जो सी के डेटा टाइप है। तो सी का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो यानी ऐड का जो रिटर्न टाइप होगा वो होना चाहिए इंटीजर। इंटीजर हो गया। ऐड सही है। अब यहां पर मैंने लिखा रिटर्न a प्लस बी और सेमीकोलन। तो जब भी किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड ना हो, वॉइड को छोड़ के कोई भी दूसरा डेटा टाइप है, तो रिटर्न कीवर्ड लास्ट में जरूर आएगा। अगर रिटर्न आप नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगी प्रोग्राम में। ठीक है, हम रिटर्न तभी नहीं लिखते हैं जब ये वॉइड हो। ठीक, तो ये कॉल्ड फंक्शन है। इसमें देखिए रिटर्न टाइप यहाँ पर है, रिटर्न टाइप यहाँ पे है इंटीजर इंट, लेकिन इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक,
इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं, देखिए आउटपुट क्या आता है। कुछ एरर आई, क्या एरर आ रही है? फंक्शन में एट टॉप लेवल। अब देखिए इसका प्रोटोटाइप क्या बना रखा है हमने, void वॉइड है, जबकि फंक्शन की डेफिनेशन इंट है। तो ये हाँ बच्चों आप लोग हैं? चलिए देखते हैं, अभी मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं था कहाँ पर, ये तो मैंने क्या कहा यहाँ पर देखिए कि जो रिटर्न टाइप है, जो इसका प्रोटोटाइप है वो गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को, इसी को उठा के मैं सीधे सीधे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, सीधे लिख दिया, मतलब समझिए इंट एड, ये इसका प्रोटोटाइप है। अब रन करते हैं प्रोग्राम को। अब देखिए आउटपुट आ गया, सम इज इक्वल्स टू 30। यस सर। तो ये सेम प्रोग्राम हमने बनाया, लेकिन यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंट तरीके से बनाया है। यहाँ पर हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो कोई वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं है। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी थी फंक्शन की, एक ही प्रोग्राम लेकिन दूसरे तरीके से। तीसरा क्या था, हैव आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न टाइप, रिटर्न वैल्यू और रिटर्न टाइप कुछ भी कह सकते हैं। तो अब दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दूसरी कैटेगरी में हमने किया है हैव आर्गुमेंट्स, यानी सपोज मैंने यहाँ पे पास किया, अब मैं ऐसे लिखूंगा a कॉमा b, दो वेरिएबल्स लिए, a को मैंने 10 से इनिशियलाइज किया, b को 20 से इनिशियलाइज किया, और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, बस इसके अंदर हम दो वैल्यूज पास करेंगे a कॉमा b। ठीक, और सम वाली वैल्यू को मैं यहां पर पास करूंगा इधर, int c इज इक्वल्स टू x प्लस वाई कर दे रहा हूं मैं। x y क्या है, अब देखिए यहाँ पर जो आर्गुमेंट्स है, कितने आर्गुमेंट्स हैं कॉलिंग फंक्शन में? दो। तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी दो होने चाहिए। बाई हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, x और y कुछ भी लिया जा सकता है। यस सर। ठीक, लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए। a का डेटा टाइप इंटीजर है तो यहाँ पर इंटीजर आएगा, b का डेटा टाइप यहाँ पर इंटीजर है तो यहाँ पे जो क्योंकि b की वैल्यू y में आएगी तो इसका डेटा टाइप इंट होगा। दोनों का डेटा टाइप मैच होना चाहिए। यस। ठीक, अब मैंने यहाँ पर लिखा और देखिए इस प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूं, अभी क्या आउटपुट आता है। पहले तो एरर आएगी कि नहीं? एरर आई नहीं, लेकिन ये हमारी जैसे जो प्रोटोटाइप हमने बना रखा है वो गलत है। ठीक, इसका प्रोटोटाइप क्या बनेगा, इसको आप करिए वॉइड, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। हाँ, तो इसका प्रोटोटाइप बनेगा सेम ऐसा ही मैंने लिख दिया। ठीक है, यस सर। ये हो गया प्रोटोटाइप। अब सही है सर। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको रन करते हैं। हालांकि उसमें भी एरर नहीं आई थी, लेकिन इसका प्रोटोटाइप बदल जाएगा। अब इसका आउटपुट आ गया सम इज इक्वल्स टू 30, सेम। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखिए हमने ऐसा फंक्शन बनाया है जो रिटर्न तो नहीं कर रहा है कोई वैल्यू, लेकिन नंबर ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट्स कितने हैं इसमें? 2। ठीक, दो आर्गुमेंट्स हैं। तो इसमें जब एक्चुअल आर्गुमेंट्स दो होंगे तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी उतने ही होने चाहिए। आप देखिए ये भी दो हैं। ठीक, और दूसरी चीज, जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स का जो डेटा टाइप है वो फॉर्मल आर्गुमेंट्स का डेटा टाइप होना चाहिए। एक्स का और वाई का डेटा टाइप ए और बी के डेटा टाइप के इक्वल होना चाहिए।
ए की वैल्यू x में स्टोर हो रही है, b की वैल्यू y में आके स्टोर हो जाएगी। फिर हमने x और y को जोड़ा, c में स्टोर किया और c की वैल्यू को स्क्रीन पे दिखा दिया। कर दिया। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? यस सर। ये था आपका तीसरी कैटेगरी। चौथी कैटेगरी क्या थी? हैव आर्गुमेंट्स and also return value. Have argument and also return value. तो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ C और मैंने लिखा C इज इक्वल्स टू, और इस printf को मैं उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसमें बस मैं एक चीज करूंगा, रिटर्न x प्लस वाई। रिटर्न टाइप इंट कर दूंगा मैं। इंट इसलिए क्योंकि ये जो वैल्यू रिटर्न करके ले जाएगा तो ये वैल्यू स्टोर होगी सी के अंदर। सी का डेटा टाइप इंटीजर है, तो इसलिए फंक्शन का जो रिटर्न टाइप भी होना चाहिए इंटीजर। यहां भी मैं पास करूंगा इंट। इस फंक्शन का प्रोटोटाइप बदल जाएगा। ठीक, अब आप देखिए ये जब कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये पहुंचेगा यहाँ पर, a की कॉपी x में आ जाएगी, a की वैल्यू x में पहुंच जाएगी, b की वैल्यू y में, और ये x और y को दोनों को जोड़ के ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो जब फंक्शन कॉल होता है तो जहां से वो स्टार्ट होता है वापस वहीं पे जाता है। तो जब ये वापस जाएगा तो ये वैल्यू लेके आएगा जो ये रिटर्न किया हुआ है इसने। तो x प्लस वाई मतलब 10 प्लस 20 30 लेके जाएगा वापस। तो ये 30 वैल्यू जो रिटर्न किया होगा ये वैल्यू c में स्टोर हो जाएगी 30, और हमने 30 को यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। आउटपुट आप देखिए सेम आएगा इसका। ये आगे सम इज इक्वल्स टू 30 नजर आ रहा है? Yes, sir. तो ये आपने देखा कि कैसे हमारा प्रोग्राम हाँ एग्जीक्यूट जी हो यो। रहा है, किस तरीके से फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, कैसे कैसे हमने चारों कैटेगरीज से एक ही प्रोग्राम को चारों तरीके से बना के देखा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम करते हैं दूसरा। अब मुझे बताओ कि एक प्रोग्राम मुझे बनाना है जो क्या करे, साइन की वैल्यू, साइन तो खैर कैलकुलेट हो जाएगा, कुछ और बनाते हैं, एरिया निकालने का प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर्कल का एरिया? सर्किल का कैसे? सर्किल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहां लिखूंगा एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू आर, यही होता है। यस सर। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इसको फंक्शन के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है इसके लिए? फ्लोट पाई 3 पॉइंट वैल्यू इनिशियलाइज कर देना 3.14 कॉमा आर ले लिया मैंने। यूजर से कहेंगे एंटर रेडियस। ठीक, एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा एरिया। एरिया दिखाने के लिए। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो इसका एक तरीका है कि मैं यहाँ पर लिखूं एरिया और एक फंक्शन बनाऊं। मान लो फंक्शन मैं बनाता हूं, चलो देखते हैं कि कौन कौन प्रेजेंट है, किसी का नाम हम कंसीडर करते हैं। जैसे इसमें नाम मैं ले लेता हूं कि सपोज करिए मुकेश प्रेजेंट है। ठीक, मुकेश, शिव और रामवीर, संदीप, किसी का भी नाम हम कंसीडर करते हैं फंक्शन बनाने के लिए। मान लीजिए मैंने लिए MUKESH मुकेश। ठीक है, मुकेश नाम का फंक्शन मैंने बनाया है और इस फंक्शन को मैं नीचे लिखूंगा। अभी पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं।
इस फंक्शन की डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे। मैंने फंक्शन को कॉल तो कर लिया, लेकिन अभी इसकी डेफिनेशन लिखी नहीं है मैंने। Yes. Center. ठीक, अब मैं Yes. ये बताइए कि ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, कैसे पता चलेगा? फ्लोट सर टाइप। क्योंकि हाँ सर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ना। नहीं मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन ये फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा पाई फ्लोट का टाइप मान की वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू आप एरिया में स्टोर कर रहे हो। तो एरिया Yes, का sir. डेटा टाइप है, इस एरिया वेरिएबल का डेटा टाइप है फ्लोट। तो इसका मतलब है कि मुकेश जो है फ्लोट टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, इसलिए मुकेश वेरिएबल जो फंक्शन होगा उसका डेटा टाइप बनेगा फ्लोट रिटर्न टाइप। Yes, sir. ये फंक्शन हमने बना लिया, इसके अंदर मैं पास करूंगा आर, रेडियस। ठीक, तो रेडियस का डेटा टाइप फ्लोट है, तो फ्लोट सपोज मैंने एक्स बोल दिया इसमें यहाँ पर, तो आर की वैल्यू एक्स में कॉपी हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पर मैं निकाल दूंगा, सपोज मैंने एक डेटा टाइप ले लिया है यहाँ पर फ्लोट ए इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इंटू एक्स। ठीक, और रिटर्न किया मैंने ए। बस ये प्रोग्राम बन गया, देखिए इसका प्रोटोटाइप चेंज नहीं है सर। प्रोटोटाइप बनेगा। अब यहाँ पर फ्लोट जो मैंने लिखा है इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इसका प्रोटोटाइप क्या बनेगा बताओ? फ्लोट बी मुकेश और ब्रैकेट में फ्लोट एक्स सेमीकोलन। फ्लोट एक्स दे सकते हैं सेमीकोलन। ठीक है, ठीक, बिल्कुल यही वाली लाइन उतार दो ऊपर, वही प्रोटोटाइप बन जाएगा। इसकी बॉडी नहीं होगी, यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। रन कीजिए सर। प्रोग्राम को मैंने रन किया, देखिए कैलकुलेशन। अब यहाँ पर सीधे सीधे 0 0 आउटपुट आ गया। क्या रीजन होगा, क्यों ऐसा आया? यूजर से इसने इनपुट नहीं मांगा, जबकि इसको रेडियस मांगना चाहिए था। क्या चेंज करूं मैं, क्या गलत हो गया इसमें? रेडियस एंटर रेडियस के बाद इसने तुरंत कैलकुलेशन कर दी। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपने स्कैनएफ यूज नहीं किया। स्कैनएफ नहीं। यस सर। तो स्कैनएफ अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये रीड नहीं करेगा डेटा, इनपुट नहीं लेगा। %f कॉमा एड्रेस ऑफ आर। ठीक, रन करते हैं फिर से। देखिए अब कंप्यूटर वेट कर रहा है। स्कैनएफ आपने लिख दिया तो अब ये वेट कर रहा है, आप इनपुट करें इसके अंदर। मान लीजिए मैंने रेडियस डाला 45, ठीक, और एंटर किया, तो सर्कल का एरिया निकल के आ गया 6358.5। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि डेसिमल के बाद कितने जीरो आपको नजर आ रहे हैं? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने प्रिसिजन कितना है इसका? 0.5 आ रहा है, मतलब 6 है। नहीं, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं ये बताओ? 6 है। इसका मतलब आपको एक चीज और इससे पता चलती है, जो फ्लोटिंग नंबर का जो प्रिसीजन होता है वो डेसिमल के 6 प्लेसेस तक होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक, तो फ्लोट हमेशा डेसिमल के 6 प्लेसेस तक आपको आउटपुट देगा। अगर मान लीजिए मुझे 2 ही डिजिट तक आउटपुट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 0.2f। ठीक, अब आउटपुट देखना क्या आता है। 45 आउटपुट आपको दिख रहा है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक वैल्यू दिखा रहा है ये। यस सर। तो अगर आप यहाँ पे 0.2 लगा दिया आपने, तो फ्लोट में दिखाएगा वैल्यू नो डाउट, लेकिन डेसिमल के 0.2 डिजिट तक दिखाएगा सिर्फ। यस सर। ठीक, तो प्रिसीजन को आप चेंज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो फ्लोट का प्रिसीजन होता है वो होता है डेसिमल के 6 प्लेसेस तक। अब ये प्रोग्राम देखो और मुझे बताओ कि इसमें कुछ अगर आपको डाउट हो रहा है तो फिर से एक बार मैं समझा दूं।
इसमें आप मुझे बता सकते हैं कॉलिंग फंक्शन कौन सा है? कॉलिंग फंक्शन एरिया नहीं, एरिया फंक्शन कॉलिंग फंक्शन ये है मुकेश। ओके यस सर एरिया तो वेरिएबल है, एरिया यहाँ पर वेरिएबल है ना, यस सर तो फंक्शन नहीं हुआ। मुकेश यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन है, यहाँ पर मेन के अंदर, और ये जो बॉडी है मुकेश की ये कॉल्ड फंक्शन है। ये बाहर है हाँ यस सर ठीक है, तो ये कॉल्ड यस फंक्शन है सर और यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन है। और किस कैटेगरी का फंक्शन है ये? 4 कैटेगरीज आपने पढ़ी थी। ये कोड नंबर का है Exactly, ये 4 नंबर कैटेगरी का है। देखिए इसमें ये इसका रिटर्न टाइप भी है और इसके अंदर आर्गुमेंट भी है, तो चौथी कैटेगरी का फंक्शन है ये। यस सर ठीक है, यस सर तो इस टाइप से प्रोग्राम आपको बनाने हैं। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं 2 नंबर्स के स्वैपिंग का। ठीक, बना लिया जाए। यस सर फंक्शन का यूज करके क्वेश्चन में यहाँ पे लिखता हूं, पहले पूरा मैं डिलीट कर रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप। स्वैप का मतलब होता है इंटरचेंज करना। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द contents of 2 variables. Using function. फंक्शन का यूज करके आपको 2 वेरिएबल्स के जो कंटेंट हैं उनको इंटरचेंज करना है, स्वैप करना है। ठीक, तो मैं लिखता हूं, मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूं ऊपर। एक प्रोटोटाइप हम बाद में बनाएंगे। void main। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा int a, b। ठीक, printf। यस सर printf के अंदर मैं लिखूंगा enter 2 numbers। enter 2 numbers। scanf 2 नंबर्स को रीड करके a और b में स्टोर कराइए। %d एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b। ठीक, अब एक लाइन में और लिखूंगा पहले यहाँ पे। अब स्वैपिंग से पहले a और b की वैल्यू दिखा देते हैं। /n बिफोर स्वैपिंग। ये स्लैश मैंने उल्टा लगा दिया, ये ऐसे होगा। यस सर /n, ठीक है। Yes, sir. बिफोर स्वैपिंग a और b की वैल्यू दिखा देते हैं यहाँ पे। a इज इक्वल्स टू %d, b इज इक्वल्स टू %d। यहाँ पर a, b। ठीक, अब एक फंक्शन मैं बनाऊंगा जिसका नाम मैं दूंगा swap स्वैप। ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है सी के अंदर, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर a, b पास करूंगा मैं, और इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ पर आफ्टर स्वैपिंग। बस, अब देखिए इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं void swap। आप जानते हैं स्वैपिंग कैसे की जाती है? स्वैपिंग करने का तरीका ये होता है, देखो अगर a में 10 है और b में है 20, तो स्वैपिंग के बाद आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाना चाहिए? a में हो जाना चाहिए 20 और b में हो जाना चाहिए 10 और b में 10 ये हो जाना चाहिए। क्या तरीका स्वैपिंग का? हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और ले लेंगे, या एक तरीका है a इज इक्वल्स टू
a प्लस बी कर दें, a इज इक्वल्स टू सॉरी b इज इक्वल्स टू a तो माइनस b कर दें, b माइनस a। ठीक, ऐसे हो जाएगा। देखिए Yes. पहले a प्लस बी 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, ठीक। नीचे अब a में 30 है तो 30 माइनस 20 हो जाएगा, कितना हुआ 10, समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। और इस वाली लाइन में अब क्योंकि देखिए a में 30 है और b में आ गया है 10, तो 30 माइनस 10 20, और देखिए स्वैपिंग हो गई, a में 20 आ गया और b में आ गया 10, ठीक। तो हम ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टेक्निक हम यूज करते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे है, एक ले लिया इंट x कॉमा इंट y, ठीक है। और इसमें मैं लिखूंगा x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, और x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, ठीक है ना। और ये जो दो लाइन मैंने ऊपर लिखी है वो मैं सर यहाँ x पे, माइनस, हाँ ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ठीक है। और इस लाइन को जो मैंने ऊपर लिखा था मैंने यहाँ लिख दिया आफ्टर स्वैपिंग। अब इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं मैं, देखिए दिक्कत आई, क्यों? पहले तो ये एक दिक्कत है, SCANF होगा, स्पेलिंग गलत थी। इस फंक्शन का प्रोटोटाइप क्या बनेगा? वाइड स्वैप इंटीजर x कमेंट y और सेमीकोलन। बिल्कुल, तो इसी लाइन को मैंने यहाँ लिख दिया एज अ प्रोटोटाइप मेन के ऊपर। रन करते हैं इसको, अभी भी एरर है, क्या एरर आ रही है देखिए, PRINT, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? कुछ प्रॉब्लम है कहीं पर, वो देखते हैं क्या दिक्कत है। A इज अनडिक्लेयर्ड, क्यों? अच्छा यहाँ पर A और B इसके अंदर तो है ही नहीं, इसके अंदर आएगा X और Y। अभी भी कुछ गड़बड़ है कहीं पर, ये सेमी कॉलन देखिए छूट गया है, हाँ ये आया। इसने कहा दो नंबर्स इनपुट करने के लिए, मैंने टाइप किया 10 स्पेस 20, एंटर। देखिए आउटपुट, बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू 10 थी, बी की 20, आफ्टर स्वैपिंग ए की 20 हो गई, बी की 10 हो गई, ठीक है। Yes, sir. तो ये प्रोग्राम देखिए फंक्शन के थ्रू हमने बनाया है। मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम स्वैप रख दिया, ये स्वैपिंग का काम कर रहा है। स्वैपिंग का काम करके इसी के अंदर मैंने दिखा दिया कि स्वैपिंग के बाद ए और बी की क्या वैल्यू होगी, सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, तो आप लोग जरूर देख लेंगे और एक बार खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे। यस सर। तो इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों आपको? नो सर, अभी चलिए, तक तो नहीं है। आप इस प्रोग्राम को एक बार पढ़ेंगे और रन करके देखेंगे। आज हम लोग यहीं पे क्लास टर्मिनेट कर रहे हैं। कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, जो एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला क्वेश्चन है, 99.99% आता है वो क्वेश्चन। तो कल हम लोग इसको देखेंगे। आज यहीं पे क्लोज कर रहा हूं मैं, कल मिलते हैं 2 बजे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है सर। चलिए, ओके। Thank you, sir.